अभी तक हम लोगों का थियरी पार्ट चल रहा था सॉलिड स्टेट में, जिसमें ढेर सारा एपिसोड बनाया, नहीं एपिसोड 1 2 एपिसोड 14 तक गया, जिसमें कि सारे टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट दिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जेई के क्वेश्चन, कुछ मेडिकल के क्वेश्चन जो लेटेस्ट आए हुए थे वो हम सॉल्व किए, ताकि वो टॉपिक तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना ही नहीं, कुछ अलग से भी टॉपिक डिस्कस किए, जैसे मिलर इंडिसेज, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागन, ये सब तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा। क्लियर है? वो सब भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस किए। एक्चुअली मेरा पॉइंट है ना कि जो चैप्टर हम शुरू करते हैं वो चैप्टर अगर खत्म हो रहा है तो स्टूडेंट को उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट न रह जाए, चाहे वो किसी भी बुक का टॉपिक हो, हमें बताना होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसा कि हम शुरू में ही बोले थे कि हम लोग पहले पूरा थियरी पढ़ेंगे, जब थियरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एनसीईआरटी का सेशन करेंगे, मतलब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे, और जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा तब आईआईटी और एम्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ आरसी मुखर्जी के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात? उसमें से एनसीईआरटी सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट करने से पहले तुमसे बोलेंगे कि मेरा सारा वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, थियरी का अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि तुमको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट करें तब। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक लाइन से क्वेश्चन लिखते जाएंगे और हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तुम चाहो तो ये क्वेश्चन नहीं भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी का बुक अपने सामने रख लो और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पहले सॉल्व कर लो, फिर यहाँ सॉल्यूशन देख लो। या तुम चाहो तो अभी मेरा वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लो, फिर अपने से अटेम्प्ट करो, फिर जहां जहां दिक्कत होता है हम अभी डिस्कस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, बोर्ड में जितना एक बार बोर्ड पर जितना क्वेश्चन आ पाएगा उतना उतना क्वेश्चन लेते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। उसमें से अभी हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो तुम इसको चाहो तो पॉज करके और सॉल्व कर लो। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 बहुत आसान डेफिनेशन पे है, कहता है डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और इससे कुछ एग्जांपल देने हैं। एमॉर्फस सॉलिड एक ऐसा, एक्चुअली में ये ट्रू सॉलिड नहीं होता। तो एमॉर्फस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड आर दोज सॉलिड व्हिच हैव वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ देयर अरेंजमेंट। मतलब जो एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, जो पीरियोडिक रखते हैं, जो रिपीटेशन करते हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाते, थोड़े समय के बाद उनका पीरियोडिसिटी बदल जाता है। यही कारण है कि इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट आता है, रफ सरफेस होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में सॉल्व होता है। ये सारी बातें इनकी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा क्वार्ट्ज ग्लास, सबसे अच्छा रबर, प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तुम क्वेश्चन हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। कह रहा है व्हाट मेक ए ग्लास, एक्चुअली ग्लास तो सॉलिड होता नहीं, ये तो एमॉर्फस सॉलिड होता है। कह रहा है कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज ग्लास से अलग करता है। तुमको पता है, अगर तुम क्वार्ट्ज लिखो और क्वार्ट्ज ग्लास लिखो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? SiO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल। क्लियर हो रहा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे। और क्वार्ट्ज ग्लास में लिखोगे तो SiO4 होता है। बस अंतर क्या है कि जो क्वार्ट्ज होते हैं और क्वार्ट्ज ग्लास, ये एमॉर्फस सॉलिड होता है और ये क्रिस्टल सॉलिड होता है। कह रहा है कि व्हाट मेक ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। देखो क्वार्ट्ज जब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ना, तो उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज तक जाता है, और जो ग्लास होता है वो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? तुम चाहोगे तो इस ग्लास से क्वार्ट्ज बना सकते हो। कैसे? पहले उसको मेल्ट करो और फिर रैपिडली उसको कूल्ड कर दो। जैसे ही रैपिडली कूल्ड करोगे मॉलिक्यूल्स कूल हो जाएंगे और फिर वो कन्वर्ट होगा क्रिस्टल में और नाम हो जाएगा क्वार्ट्ज। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा शुरू होने लगा। करें क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयोनिक। इसमें कौन सा सॉलिड आयोनिक है, कौन मेटलिक है,
कौन मॉलिक्यूलर है, कौन कोवैलेंट है, कौन एमॉर्फस है। ये बात हम लोग एक बार इंटेक्स वाला क्वेश्चन भी डेफिनेशन में सॉल्व किए थे, इसी टाइप का था, ये नहीं था, वो इंटेक्स का प्रॉब्लम था। इंटेक्स के प्रॉब्लम उसी समय डिस्कस कर लिए हैं। तब आ जाओ क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन उठाते जाते हैं। जैसे फर्स्ट है टेट्राफॉस्फोरस डिकॉक्साइड P4O10, इसी का नाम है टेट्राफॉस्फोरस डिकॉक्साइड। कह रहा है बताइए ये कौन सा क्रिस्टल का एग्जांपल है, तुम खुद बताओ। P4O10 तो एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये दूसरे P4O10 से जब जुड़ेगा तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा कि नहीं, यानी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट NH4 अमोनियम फॉस्फेट है। अमोनियम फॉस्फेट जो है ना वो थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी रखता है और थोड़ा मॉलिक्यूलर कैरेक्टर भी रखता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, इसीलिए बुक में देखोगे ना तो कई बार इसको आयनिक भी लिखता है, कई बार इसको मॉलिक्यूलर भी लिखता है। हम इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड लेकर के चलते हैं क्योंकि इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होंगे ये लोग। अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा ना तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो जब तुम किसी आयन किसी मॉलिक्यूल किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तभी आयन में टूटेगा, अदरवाइज नॉर्मली सॉलिड होगा और इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आ जाओ। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कार्बन और सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए हैं। I2 आयोडीन पहले बन चुका है, दूसरे I2 से जुड़ा रहेगा, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। P4 फास्फोरस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। ग्रेफाइट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोवैलेंट सॉलिड है, इसके बारे में मेरा एपिसोड 1 देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, सॉफ्ट नेचर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइक दिस। चलो, ब्रास मेटलिक सॉलिड है, रुबिडियम मेटलिक सॉलिड है। LiBr कैसे टूटेगा, Li प्लस Br माइनस, आयोनिक सॉलिड है। सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड यानी कि कोवैलेंट सॉलिड है। प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था 1 से 3 तक। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4 to ऑनवर्ड्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 to 6 ना, तो जल्दी से 4 to 6 क्वेश्चन है, देख लो, इसको सॉल्व कर लो। चलो अब सॉल्यूशन लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। याद है बताया कि कोई एक एटम डायरेक्टली जितने एटम के टच में हो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब तुम बताओ सीसीपी क्लोज पैकिंग, याद है सीसीपी क्लोज पैकिंग का मतलब होता था एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर, और एफसीसी में जब हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाए थे और थर्ड लेयर बनाए थे, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, और ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना गया था 12। यहाँ बीसीसी स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर पे एटम होगा, अब बॉडी सेंटर के एटम पे होगा तो डायरेक्टली कितने के टच में होगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। और एनसीईआरटी की मेरी बात मानो ना, तो जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, पहले हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करो। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन अगर ये बना लिए फिर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब हम जेईई का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन कराएंगे, फटाफट क्वेश्चन बोलते जाएंगे और तुम लिखते जाओगे, सॉल्व होते जाएगा, देखना तुम। अब यहाँ आ जाओ, कह रहा है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल। एक अननोन मेटल का एटॉमिक मास कैसे डिस्कस करेंगे अगर उसका डेंसिटी वगैरह मालूम हो। सीधे फार्मूला पूछ रहा है, क्या फार्मूला लिखते हो बताओ, डेंसिटी इक्वल टू Z into M by AQ into NA, बस ये M निकाल लोगे तो M इक्वल टू फार्मूला क्या बनाओगे, डेंसिटी AQ NA by Z। Z क्या है तो किस टाइप का यूनिट सेल है, BCC, FCC, सिंपल। ठीक है, चलो लास्ट, ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये दो क्वेश्चन बता भी दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो स्टेबिलिटी है किसी क्रिस्टल का
वो रिफ्लेक्ट करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट को। कमेंट करिए। एक बात बताओ, क्रिस्टल 3 टाइप्स के होते हैं, या तो बहुत हार्ड, या तो हार्ड, या तो सॉफ्ट। जो बहुत हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और जो सॉफ्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ कह रहे हैं कि कमेंट करिए कि स्टेबिलिटी कैसे मेल्टिंग पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि क्रिस्टल जितना स्टेबल होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो उसको मेल्ट करना उतना टफ होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कह रहा है कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर का मतलब क्या होता है जानते हो? वाटर आइस के टर्म में। अब अगर आइस बनाया हो तो कह रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करिए। वैसे ये सब डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल नेचर ऑफ बॉन्ड समझ जाओ। जैसे सॉलिड वाटर दे दिया, इथाइल अल्कोहल दे दिया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, डाई इथाइल ईथर दे दिया, डाई इथाइल ईथर मतलब CH3 CH2O CH2 CH3, उसके बाद एंड मीथेन, मीथेन दे दिया CH4। कह रहा है फॉर्म ए डाटा बुक, व्हाट कैन यू से अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम बताओ तो इसमें सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ लग रहा होगा? ऑब्वियस है वाटर के केस में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होगा। तुम देखो यहाँ पे अल्कोहल है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन डाई इथाइल ईथर और अल्कोहल में एक्सेप्शनल है। डाई इथाइल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा है, तो याद रखना। मीथेन तो बेचारा पहले ही वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के बैठा है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। तो अगर इन चारों का ऑर्डर लिखना होगा ना, तो लिखेंगे फर्स्ट यानी वाटर, उसके बाद थर्ड यानी डाई इथाइल ईथर, उसके बाद इथाइल अल्कोहल यानी 2, और सबसे कम मीथेन। एग्जाम में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। मेडिकल के लिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन होता है, इसलिए मेडिकल के स्टूडेंट को एनसीईआरटी सेशन सबसे अच्छे से और सिंसियरली करना चाहिए। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 और उससे आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना दिया हुआ है, लेकिन डिस्कशन करने से ये चीजें याद हो जाती हैं। तुम ध्यान से अगर मेरा एनसीईआरटी सेशन का सारा वीडियो देख लो ना, तो सॉलिड स्टेट का बहुत सारा प्रॉब्लम तुमको ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अब हमको आ रहा है। ठीक है, तो चलो बना लो, अब डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। कह रहा है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इस टर्म्स को। जैसे कह रहा है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद होगा तुमको, हेक्सागोनल 2 डायमेंशन में भी था और 3 डायमेंशन में भी था, लेकिन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग तो केवल 3 डायमेंशन में था। इसीलिए ये जो हम लोग डिफरेंस करेंगे वो हेक्सागोनल भी 3 डायमेंशन का लेंगे और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी 3 डायमेंशन का लेंगे। दोनों 3 डायमेंशन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हेक्सागोनल 3 डायमेंशन में क्या अच्छी बात है कि जब तुम हेक्सागोन का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हो तो उसमें 2 लेयर बनाते हो, ए बी ऐसे लेयर तैयार करते हो, जिसमें जो ए लेयर होता है वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देता है। तुम मेरा वीडियो देखना, हम इसमें बनाए हुए हैं, ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। जो बी लेयर होता है वो इसके जस्ट ऊपर एक नया ट्रायंगल बनाता है, जिसमें 2 केस अराइज होता है। क्या क्या? जो सेकेंड लेयर हम लोग यहाँ बनाते हैं बी लेयर, ए लेयर के ऊपर जो बी लेयर बनाते हैं, ये बी लेयर ए लेयर के ट्रायंगल को भरता है, लेकिन 2 केस अराइज होता है, एक टेट्राहेड्रल वैड और एक ऑक्टाहेड्रल वैड। टेट्राहेड्रल वैड जो बनता है वो कवर होता है और ऑक्टाहेड्रल वैड जो होता है वो ओपन होता है। अगर तुम ऑक्टाहेड्रल वैड को थ्रू आउट क्रिस्टल ओपन ही रखना चाहते हो, तब उस पैकिंग का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर तुम सेकेंड लेयर में जो हेक्सागन अरेंजमेंट किए हैं और सेकेंड लेयर में जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वैड बना है, अगर तुम उसको कवर करते हो नया सी लेयर से, मतलब ए बी सी ऐसे लेयर को लेके चलते हो, तब उसका नाम हो जाएगा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलेंगे क्या कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज ए 3 डायमेंशनल ए बी सी
टाइप क्लोज पैकिंग। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए बोलेंगे 3 डायमेंशनल AB टाइप क्लोज पैकिंग। इन दिस केस टेट्राहेड्रल वायर्ड विल बी कवर while the octahedral wired will be open, while in this case octahedral wired will be covered। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तुमको याद होगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। देखो एक होता है क्रिस्टल लैटिस, अब लैटिस पॉइंट मतलब एक कोई पॉइंट की बात करें, क्लियर हुआ, और क्रिस्टल लैटिस पूरे क्रिस्टल की बात करें, और क्रिस्टल बनता किससे है, तो यूनिट सेल के रिपीटेशन से, रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, क्लियर है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। टेट्राहेड्रल वायर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, अभी बता रहे थे कि जब बी लेयर बनाओगे तो टेट्राहेड्रल वायर्ड कवर होगा और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड ओपन होगा। टेट्राहेड्रल वायर्ड होता कहां पे है, तो बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर ऐसे, और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहां पर होता है, तो एक तो होता है बॉडी सेंटर पर और एक होता है एज लेंथ के सेंटर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया क्लियर। 8 है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इज इन वन यूनिट सेल। तुम ही बताओ एफसीसी में एटम कहाँ होते हैं, एक होते हैं कॉर्नर पे और एक होते हैं फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर और फेस के सेंटर दो जगह अगर कंसीडर करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आएगा। बीसीसी में कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे, टोटल कंसीडर करोगे 2 आएगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयोनिक क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलिक और आयनिक क्रिस्टल। देखो मेटलिक क्रिस्टल कैसे बनता है, तो मेटलिक बॉन्ड से। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें सारे एटम सेम साइज के होते हैं, मतलब तुम यहाँ पे 4r is equal to a√2 लिख सकते हो। आयनिक क्रिस्टल में ये बात नहीं लिख सकते हो। ठीक है, दोनों हार्ड नेचर के होते हैं, क्लियर हो रहा है, दोनों हार्ड नेचर के होते हैं, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्लियर, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये सब इनके सिमिलरिटीज हैं। डिफरेंस की बात करें तो बड़ा अच्छा, ये गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर कब होगा, मोल्टेन स्टेज में। ठीक है, कह रहा आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। तुमको पता है आयनिक सॉलिड क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगते हैं। बॉन्ड जो बनाते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए हार्ड नेचर के हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन इनका एक और पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटल। तुमको पता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये ब्रिटल नेचर को शो करते हैं। यहां से मेडिकल में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल ड्यू टू, तो ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, चलो करा आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, तीनों हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो अब है ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो अब डिस्कस करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर। ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला है, और ये हम पहले ही थियोरेटिकल जब लिए हैं वीडियो लेक्चर तो तुम देखोगे पैकिंग फ्रैक्शन में, वहां पे सिंपल क्यूबी का पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52%। ठीक है, नहीं तो फिर वहां वीडियो जाकर के देख सकते हो। बीसीसी का आया था कितना, 68%, एफसीसी का आया था कितना, 74%। ठीक है, ये वैल्यू है, तुम खुद से निकाल के चेक करो। नहीं आता है तो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन वाला वीडियो टाइप करो, आ जाएगा मेरे चैनल पे, वहां से देख लेना, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहां पे देखो, सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज दिस। ये एज लेंथ ऑफ द सेल है। ठीक है, डेंसिटी इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, हम लोगों को डेंसिटी वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो Z into M by AQ into NA, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, इसमें डेंसिटी मालूम है, Z, जरा सोचो, सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी स्ट्रक्चर, Z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, मास हमें निकालना है, AQ एज लेंथ दिया हुआ है,
एन ए मालूम है, मतलब सब कुछ तो मालूम ही है। डायरेक्ट तुमको एम इज इक्वल टू लिखना है डेंसिटी इनटू ए क्यू इनटू एन ए बाई जेड। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू डेंसिटी 10.5, ए क्यू एज लेंथ कितना दिया हुआ है, एज लेंथ 4.07, 10 टू द पावर -8। इसको मीटर में मत ले जाना क्योंकि ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है डेंसिटी। तो आ गया तुम्हारा 4.0710 इतना, इसका होल क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइड कितने से करोगे, 4 से, और सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे इतना तो 107 ग्राम आना चाहिए आंसर। ठीक है, और अगर कहीं कंफ्यूजन लगेगा तो मेरा डेंसिटी वाला वीडियो देख लेना। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यूबिक सॉलिड मेड ऑफ 2 एलिमेंट, कितने एलिमेंट से मिलकर के बना है, 2 एलिमेंट। कौन कौन सा, P एंड Q, वेयर Q आर एट द कॉर्नर। देखो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, Q कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे Q प्रेजेंट है। P कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। अच्छा पहले Q के बारे में सोचो, 1/8 इंटू 8 करोगे तो 1 आ जाएगा। P के बारे में सोचिए तो बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है तो पूरा पार्टिसिपेट करेगा, यानी डायरेक्ट दोनों का रेशियो क्या आया, 1:n। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, QP। फिर कह रहा कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं P का, फिर बात करेंगे Q का। P का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P कितने एटम से घिरा हुआ है, तो ऊपर 4 और नीचे 4, कितना हो जाएगा, 8 एटम से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Q की बात करें तो वो तो देखो कॉर्नर पे है। अब कॉर्नर पे है तो कितने एटम ये कॉमन होगा, 8 एटम में। तो 8 एटम में कॉमन हुआ तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एंड 8। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बंद कर। तो क्वेश्चन नंबर अब आ गया 13। चलो 13 क्वेश्चन एंड 14, 2 क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल इसलिए स्पेस रखे हैं बनाने के, तो जल्दी से सॉल्व कर लो। अब चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी बोले ना कि सॉल्व कर लो तो पॉज करके सॉल्व करो और कोशिश करो कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुमसे अब बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो जिस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो टॉपिक का मेरा थ्योरेटिकल वीडियो जाकर के देख लो, फिर वापस आकर के उसको अटेम्प्ट लो, बन जाएगा। ठीक है, चलो कह रहा है नियोबियम क्रिस्टलाइन बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर अगर है तो तुम ही बताओ बीसीसी के लिए n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम, z का वैल्यू कितना लिखोगे, 2। डेंसिटी का फॉर्मूला m इंटू जेड बाई ए क्यू इंटू एन ए, ये 2 नहीं है z है। ठीक है, अब चलो मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं नियोबियम क्रिस्टलाइन इन बीसीसी, इट्स डेंसिटी इज इतना, तो डेंसिटी दे दिया 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93। एटॉमिक मास कितना है, 93 इंटू 2 बाई ए क्यू इंटू एन ए। बोलो इतना बात लिख सकते हैं। अब अगर इतना बात लिखोगे, इसी क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर इतना बात लिखोगे तो तुमको क्या चाहिए, ए क्यू। ध्यान से देखो ए क्यू कैसे लिखोगे, ए क्यू इज इक्वल टू 93 इंटू 2 बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 8.55। इतना पॉइंट कर लोगे। जैसे इतना लिखोगे और इसका क्यूब रूट निकालोगे, यहां से तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा a का। ठीक है, और जब a का वैल्यू आएगा a/2 करोगे रेडियस आ जाएगा। a/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट और, कैसे रिलेशन निकालोगे ये सुनो। जब तुम यहाँ पे टच करेगा, बॉडी सेंटर वाला स्ट्रक्चर है ना, तो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है तो बीसीसी स्ट्रक्चर की वजह से तुम a/2 लिख करके सॉल्व नहीं कर सकते, समझ ना, क्योंकि a/2 लिखोगे तो एक एज का लेंथ आएगा और वो टच नहीं करेंगे आपस में। हम क्या बोल रहे हैं,
जा करके एक बार वीडियो देखो मेरा रिलेशन वाला। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुमको लिखना होगा a√3 इज इक्वल टू 4r। a यहाँ से निकाल चुके हो क्यूब रूट पर, इसको पुट करके तब यहाँ से वैल्यू निकालोगे a√3/4, ये आंसर होगा। अगर a आ गया और a/2 इक्वल टू r लिखोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एटम है वो बॉडी सेंटर पे होने की वजह से आपस में टच नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मिटा देते हैं इसको। अब मिटाने के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायड इज r, रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायड इज r and the radius of atom in close packing is r, drive the relation between r and r, r and r, r and r, octahedral wide। तुमको पता है octahedral wide कब बनता है? जब एटम इस तरीके से रखे हो तो ये देखो octahedral wide बनता है। ठीक है, अब ये octahedral wide में तुम यहां से यहां तक का जो लेंथ लोगे ना, इस लेंथ के बारे में सोचो, लेकिन ये पूरा लेंथ है, तुमको इतना लेंथ लेना है। अच्छा, तुम क्या लिख सकते हो? 2 कैपिटल R। 2 कैपिटल R क्यों कह रहे हैं? एक R ये ले रहे हैं और एक R यहां से ले रहे हैं, और इसका तो पूरा डायमीटर लेना पड़ेगा, तो 2 स्मॉल r। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो a√2 के बराबर आना चाहिए, मतलब r प्लस r इक्वल टू r प्लस r इक्वल टू a/√2 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू क्या लिखोगे? 2r। तो हम यहाँ पे और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? r प्लस r इक्वल टू 2r, तो 2r/2 कट जाएगा, ऊपर में √2 आएगा, मतलब r प्लस r इक्वल टू √2r। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब तुम क्या करो, √2r लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है? r से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस r/r इक्वल टू √2। अब यहाँ पे तुम लिखोगे r/r इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1, यानी r प्लस बाई r माइनस इक्वल टू 0.414। सॉल्व कराए हुए रेडियस रेशियो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए। 14 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं तो तुम ये बात देखे होगे कि जो पॉइंट थोड़ा अलग था वो हम बताए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 डेंसिटी निकालना है, अब वही क्वेश्चन 13 में भी डेंसिटी निकालना था, तो फिर वही क्वेश्चन बार बार कराना, इसको आप ट्राई करोगे। क्लियर? 16 सेम क्वेश्चन है, ट्राई करोगे। 17 देखो, करा व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। तुम बताओ, मेरा सेमीकंडक्टर वाला क्लास एक बार देख लो, वीडियो लेक्चर सेम चीज लिखा है। करा सेमीकंडक्टर को डिस्क्राइब करिए, क्या होता है? तो जब हम लोग जानते हैं कि फील्ड बैंड और वैकेंट बैंड के बीच का जो गैप है वो ना ही बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो, तो सेमीकंडक्टर में आता है। सिलिकॉन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, कहता है कि कितने टाइप के होते हैं, 2 मेन टाइप का सेमीकंडक्टर बताइए। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप मतलब उसके जस्ट पहले वाले ग्रुप से कोई एलिमेंट उठा के डोप करे, और एन टाइप मतलब कंसीडर ग्रुप के जस्ट बाद वाले ग्रुप को उसमें ला करके डोप करे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 25 तक केवल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है निकेल वाला, तुम देखना कि निकेल 0.98 करके है, तो उसका हम क्वेश्चन बताए हुए हैं डिफेक्ट में, वही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन जैसे केवल डेफिनेशन पूछा, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, लाइक दिस। क्लियर हुआ? तो अब हम समझते हैं कि मेरा एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अच्छे थे हम सॉल्व करा दिए, तुम लोग अब इसको और क्वेश्चन अपने से करोगे। ठीक है, हम लोगों को एक सेशन और लेना है जिसमें आईआईटीज और मेडिकल के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो सॉलिड स्टेट के रिलेटेड जितने थियरी थे ना, सबको हम बहुत सिस्टमैटिक दिए हैं। हम समझते हैं कि अगर मेरा तुम थियरी वाला क्लास कर लो पूरा, तो फिर तुमको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।